हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था एक ही वीडियो में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर 2 की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि देखो इस सिर्फ एक चैप्टर 2 ही है इसके बाद, और उसी के अंदर सारे टॉपिक्स आपके चलेंगे, यानी कि सारे डिजीज के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना होता है। ठीक है, इस जो हमारा सब्जेक्ट है इसका मेन एम ही यही है कि आपको बीमारी के बारे में अच्छे से पढ़ना है और कैसे उसका इलाज हो सकता है, कैसे कंट्रोल हो सकता है, और वो उस बीमारी के लक्षण क्या है और कैसे वो हो रही है, कारण। तो ये सब हमें इसके अंदर देखना है। तो देखो मैं एक बार आपको सिलेबस में दिखा देती हूँ। देखो देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 2 डेफिनेशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, कोई भी बीमारी पढ़ेंगे, एटियोपैथोजेनेसिस देखेंगे। एटियोपैथोजेनेसिस का मतलब होता है, देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक एटियो प्लस पैथोजेनेसिस, यानी कि कॉज और डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज कैसे हो रही है, उसका वो बढ़ कैसे रही है चीजें और किस कारण से हो रही है। तो टोटल मिलाकर के हमारा क्या हो जाता है, एटियोपैथोजेनेसिस हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखते हैं कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली कॉजेस के बारे में पढ़ना है, ये साइन एंड सिम्टम्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर आता है बिना मेडिसिन दिए जो भी हम उस बीमारी के लिए इलाज कर सकते हैं, जैसे हेल्थी डाइट दे दिया, रेगुलर एक्सरसाइज हो गई और हाइड्रेटेड रख रहा है बॉडी को, फल फ्रूट खाने हैं, ये सब। तो वो हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आ जाएगा। फार्माकोलॉजिकल के अंदर बेसिकली हम मेडिसिन को देंगे किसी भी डिजीज के अंदर। तो हम इस वीडियो के अंदर पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो भी होने वाली डिजीज है प्रॉपर इन चारों के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है क्या इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्डियो प्लस वस्कुलर, यानी कि हार्ट प्लस में वेसल्स जितनी भी है हमारी, यानी कि हार्ट की वेसल्स से बना हुआ पूरा सिस्टम हमारा, वो क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। तो देखो इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, वो सारा हमारा हार्ट के थ्रू ही हमारे हर सेल तक पहुंच रहा है, क्योंकि ब्लड में वो सब ऑक्सीजन लेकर के जा रहे हैं। कहा किसकी वजह से, हमारे हार्ट की वजह से। तो ये हमारा हार्ट का बना हुआ है ये सिस्टम, ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर और ब्लड है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी, पूरे में ब्लड को सर्कुलेट करना, और ब्लड में ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन जा रहा है हर सेल तक और न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। तो ये क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हम इसके कुछ ऐसी चीजें, जैसे जब हमारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ब्लड वेसल्स में कोई दिक्कत आ गई, तो इससे क्या होगा, एक डिजीज डेवलप होगी, डिजीज बनेगी। तो वही डिजीज हमें इसके अंदर पढ़नी है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो सबसे पहली क्या है, देखो हाइपरटेंशन है। इसको थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे, क्योंकि यार ये हम फर्स्ट ईयर से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, एनाटॉमी भी पढ़ी है, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। और जो इनकी फार्माकोलॉजी देखोगे ना आप, जो ड्रग्स देखेंगे हम, वो भी हमने अपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जब पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, वहां पे भी देखा है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखो हाइपरटेंशन क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन है। और हाँ, इसके अलावा मैं बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर के भी आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है जिसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा, वो कंसिस्टेंटली हमारी आर्टरीज पे बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, कंसिस्टेंटली टू हाई, यानी कि नॉर्मल रेंज से बाहर निकल जाता है, यानी कि एलिवेटेड हो जाता है। तो कैसे WHO ने डिफाइन किया है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है हमारा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, जिससे हमारा सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में गया, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो राइट एट्रियम से वेंट्रिकल तक आने के लिए ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा वो हमारा नॉर्मल रेंज देखो 120 होती है, बट हाइपरटेंशन के केस में हमारी 160 mmHg हो जाती है। ठीक है, मिली मरकरी, ठीक है, ये हो जाती है, और एंड अबव भी हो जाती है। और डायस्टोलिक जो रिलैक्सेशन वाला प्रेशर रहता है वो हमारा 95 mm, वो भी हमारा 80 जो नॉर्मल रेंज है उससे अबव चला जाता है। तो ये हो गया हाइपर टेंशन। हाइपर का मतलब बढ़ जाना, और टेंशन का मतलब है प्रेशर, किस पे, आर्टरीज पे लगने वाला प्रेशर, तो उसी को हम हाइपर टेंशन बोलते हैं। ठीक है, इजी था, कुछ मुश्किल नहीं है। चलो अब हम आगे देखते हैं। हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन देखें तो ये दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी होता है उसका एग्जैक्ट कॉज जो होता है, एग्जैक्ट कारण जो होता है वो हमें नहीं पता होता,
और सेकेंडरी वाला जो होता है वो और बीमारियों की वजह से हो सकता है। मान लो कोई किडनी की डिजीज है, रीनल यानी किडनी, एंडोक्राइन डिजीज है ना, जो हमारा पूरा सिस्टम है जो जूस प्रोड्यूस कर रहा है ना, ग्लैंड्स वगैरह हैं जहाँ पे, और एक्सो हमारा जूसेस के लिए है। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जो है डिजीज की वजह से हो रहा है हमारी, ठीक है। और शरीर में बीमारियां बढ़ी हुई थी और उसकी वजह से बीपी भी बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीपी बढ़ जाना भी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। एटियोपैथोजेनेसिस, अब कॉज की स्टडी और डिजीज का डेवलपमेंट हो जाना ही क्या है, एटियोपैथोजेनेसिस है। तो किस वजह से देखो हो रहा है, या तो फैमिली हिस्ट्री हो कोई, या दादा परदादा किसी को हो रहा हो, किसी का बीपी बढ़ा रहता हो उनकी वजह से, या ओबेसिटी मोटापे की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कि स्ट्रेस ज्यादा हो, है ना, मतलब कि तनाव की वजह से, या कोई चिंता ज्यादा रहती हो, नर्वस टेंशन यानी बहुत ज्यादा नर्वस रहता है इंसान, तब भी बीपी का लक्षण हो सकता है उसको भी, है ना। मतलब कॉज भी हाइपरटेंशन का एक कारण ये भी हो सकता है। ओवर ईटिंग भी हाइपरटेंशन का कारण हो सकता है, स्पेशली फैट, जब हम ज्यादा तेल वाली चीजें खाते हैं। हाई सॉल्ट इंटेक की वजह से भी, ज्यादा नमक खाने से भी बीपी बढ़ जाता है। अल्कोहल या टोबैको स्मोकिंग से भी बीपी बढ़ जाता है। तो फैमिली हिस्ट्री हो गई, ओबेसिटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, ओवर ईटिंग, ये तो आप जितनी डिजीज पढ़ोगे ना, ज्यादातर में अगर आप लिख के भी आ जाओगे ना तो आपका सही हो जाएगा, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वही साइन एंड सिम्टम्स। तो क्या क्या होता है देखो, हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है, डिजीनेस, बहुत ऐसे लगता है जैसे चक्कर आ जाएंगे, और सर घूमता रहता है, तो वो रहता है, नींद नींद सी आती है, ब्लड विजन ढंग से दिखाई नहीं देता, बोलते हैं ना कि अंधेरा धुंधला पड़ जाना अचानक से आंखों के सामने, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है कम हो जाना, ठीक है, अच्छे से ना ले पाना। इन सीवियर केस नोज ब्लीड, कई केसेस में जब ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी ज्यादा बढ़ जाता है, तो नाक से खून भी आने लग जाता है। तो ये सारे हमारे क्या है, लक्षण है किसके, बीपी के। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखे तो इसमें क्या आ जाएगा देखो, अवॉइड करो स्मोकिंग। अब जो कॉजेस पढ़े हैं ना उसी को हमें मैनेज करना है, यानी कि अवॉइड करो स्मोकिंग, अल्कोहल एंड फैटी डाइट को अवॉइड कर दो, एक्सरसाइज करो, वेट रिड्यूस करो, और स्ट्रेस को रिड्यूस करो, नर्वस टेंशन को रिड्यूस करो, सेल्फ केयर, खुद की केयर करो, कैसे रेगुलर चेकअप करवाओ अपने ब्लड प्रेशर का, इसका बीपी रेगुलर हमें हर किसी को चेक कराते रहना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन, पूरी इसके बारे में पूरे एजुकेट करना, और क्या है, हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ प्रमोशन की पूरा बताना, कि अवेयरनेस करना, पेशेंट को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना कि भाई बीपी जैसी भी एक बीमारी है, मतलब डिजीज है जो हो सकती है, तो उसके वो सब हमें दिखाना होता है, पूरा बताना होता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अब वही क्या, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आ जाएंगे जो हम देंगे। तो क्या क्या होंगे देखो, सबसे पहले एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो क्या कर रहा होगा, बीपी को बढ़ा रहा होगा, उसको हम रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो उसमें हम कौन सी ड्रग देते हैं, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल हो गया, और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एआरबीज में लोसार्टन हो गया, ओल्मीसार्टन हो गया, टेल्मीसार्टन हो गया, ठीक है, ये हो गया। डायूरेटिक्स में क्लोरथैलिडोन हो गया, और हमारा फ्रूसेमाइड हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स भी हैं, 4th नंबर पे देखो एटिनोलॉल हो गया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देखे तो उसमें हमारा एम्लोडिपिन हो गया डायहाइड्रोपिरिडीन के अंदर। तो ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं जो हाइपरटेंशन के पेशेंट को दिए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, देखो दिखाती हूँ मैं, एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो देखो इन दोनों को एक साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट रहती हैं, तो दोनों के बारे में हमें एक ही साथ पढ़ना है। तो चलो देखते हैं। देखो एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो एंजाइना क्या है, एक चेस्ट पेन, छाती में होने वाला दर्द क्या है, एंजाइना है, जो किस वजह से होता है, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू दी हार्ट मसल, जो हमारी हार्ट की जो मसल होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इनकी मसल्स में हमारा जो ब्लड का फ्लो है, खून का जो दौड़ान है वो हमारा कम हो जाता है। कम होने की वजह से चेस्ट में क्या होता है, पेन होता है। फिर इसी कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, एंजाइना बोलते हैं, ठीक है। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी देख लो क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द हार्ट इज ब्लॉक्ड। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि
जो ब्लड फ्लो है वो हमारे हार्ट के पार्ट में नहीं पहुंच पा रहा है ब्लॉक होने की वजह से, जिसकी वजह से हार्ट की मसल में क्या हो रहा है, डैमेज हो जा रहा है। अब वही बात हो गई ना, ब्लड फ्लो हमारे हार्ट की मसल तक पहुंच ही नहीं पा रहा, उससे पहले ही ब्लड का फ्लो जो है ब्लॉक हो जा रहा है, तो भी क्या होगा हमारा, देखो मायो यानी कि हार्ट की मसल में ब्लॉकेज हो जाना ही क्या है, इन्फाक्शन ब्लॉकेज है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं। सेम ऐसे ही एंजाइना होता है, बस उसमें चेस्ट पेन होता है। किसकी वजह से, हार्ट की मसल में ब्लड का फ्लो ना पहुंच पाने की वजह से या कम हो जाने की वजह से। तो इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो एक ही बात को 4 बार बदल बदल के बोलोगे तो ये क्या होगा, इससे आपकी ही अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव होगी। तो कई तरीकों से अगर मैं आपको बता रही हूँ तो उसको समझने की कोशिश करो। वैसे तो इजी है बट आप भी किसी को समझा सकोगे इस तरीके से। एटियोपैथोजेनेसिस क्या है, कॉजेस बताना है, और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है डिजीज का। तो ये क्या है, देखो एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, यानी कि इसमें हमारी जो हार्ट की आर्टरीज है वो क्या हो जाती हैं, बहुत नैरो हो जाती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज बोलते हैं। या फिर फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से वो एक्सरसाइज ज्यादा कर ली हो, है ना, तो क्या हो, ब्लॉकेज या नैरो हो गई हो आर्टरीज। तो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हमारा हो सकता है क्या, एंजाइना या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो दोनों में से कुछ भी आए तो आपको उसके अंदर यही लिख के आना है। हैवी मील्स ले रहे हो या फिर ठंडा मौसम हो, कोल्ड वेदर हो, उसकी वजह से भी हो। साइन एंड सिम्टम्स में देखें तो चेस्ट पेन रहता है, डिस्कम्फर्ट होता है ना, पेन इन दी आर्म, पूरे हमारे हाथ में, नेक में, जॉ में और बैक, ये पूरा एरिया एक साइड का जो लेफ्ट वाला साइड होता है पूरा दर्द रहता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है इसमें, नोजिया या फिर डिजीनेस, जैसे उल्टी जैसा लगे, चक्कर आ रहे हो, ये सब, थकान हो रही हो या स्वेटिंग हो रही हो, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा हो, तब भी हमारा क्या हो, ये एक लक्षण है किसका, एंजाइना का या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन का। तो अब चलो इसका भी नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, मैं बता रही हूँ, देखो कितना इजी है, बस पढ़ते चले जाओ, है ना। और अपने आप एग्जाम में देखो इनके अंदर भी आप पॉइंट बना के आ सकते हो अगर आपको अपना कंटेंट बढ़ाना है। वैसे 3 से 4 नंबर के हिसाब से ये ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में वही जो हमें कॉजेज मिले उसी को ही अब हमें ठीक करना है। हेल्थी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्मोकिंग क्विट करनी है, मेडिटेशन करना है अच्छे से, वेट लॉस करना है ना, वेट को घटाना है, अल्कोहल इंटेक को धीरे धीरे कम कर देना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, एजुकेशन प्रोग्राम्स को देखना है, और एजुकेशन जो प्रमोशन है वो सारी हेल्थ प्रमोशन है उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो इसके अंदर नाइट्रेट्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बीटा ब्लॉकर्स तो आपने हाइपरटेंशन में भी देखे, अब आप यहाँ पे भी देख रहे हो। नाइट्रेट में हमारा नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, बीटा ब्लॉकर में एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ठीक है, कैडबिलडिलॉल, ये सारे आपको मिलेंगे देखने को। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या है हमारा, देखो एम्लोडिपिन है, ठीक है। एंटीप्लेटलेट एजेंट एस्पिरिन होता है, ये भी हम दे सकते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जिसमें हमारा क्या आ रहा है, कैप्टोप्रिल आ रहा है, ये भी है हमारा, जिसको हम एंजाइना या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दे सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब देखते हैं हाइपर लिपिडीमिया। तो देखो हाइपर का मतलब होता है बढ़ जाना, लिपिडीमिया यानी कि ब्लड में लिपिड की मात्रा बढ़ जाना। एमिया वर्ड लग जाए तो वो किसको हमारा डिनोट करता है, ब्लड को, है ना। और लिपिड की मात्रा बढ़ जाना ब्लड में ही, वो क्या कहलाता है, हाइपर लिपिडीमिया कहलाता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मली यानी कि बेकार तरीके से लिपिड का यानी फैट्स का लेवल जो है बढ़ जाता है ब्लड में, है ना। जैसे इंक्लूडिंग और क्या क्या बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है और टीजी यानी कि ट्राइग्लिसराइड भी हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये होता है हाइपरलिपिडीमिया। तो इसके कॉजेस क्या है वो देखते हैं। अनहेल्थी डाइट, डाइट अगर अच्छी नहीं है उस वजह से भी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे हैं तब भी हो सकता है। ओबेसिटी यानी मोटापा है और स्मोकिंग करता है ना, या फिर है ना एक्सेसिव अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तब भी हमारा हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। मेडिकल कंडीशन या इसके साथ साथ और बीमारी है, डायबिटीज, किडनी डिजीज, ये सब बोलते हैं ना कि अगर शरीर में एक बीमारी हो गई है तो और बीमारी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू उनके जिनको अभी कोई बीमारी नहीं है, तो उनको भी हो सकती है ये। तो ये हो गया हाइपरलिपिडीमिया के बारे में।
इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, यानी कि साइन एंड सिम्टम। काफी मोस्ट पीपल हैव नो सिम्टम्स, काफी लोगों में जो है इसके सिम्टम्स लक्षण पता ही नहीं चलते हैं कि हाइपरलिपिडेमिया हो गया है, लिपिड बढ़ गया है ब्लड में या फैट बढ़ गया है। और क्या होता है, ज़ैंथोमस, यानी कि फैट डिपॉजिट होने लग जाता है स्किन के अंदर, है ना, स्किन में। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस भी एक इम्पॉर्टेंट है, स्क्लेरोसिस यानी कि प्लेग, यानी कि क्लॉट से बन जाना, है ना, आर्टरीज में किसके, लिपिड्स के क्लॉट बन जाना, ठीक है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है, इसी को कहते हैं। हार्ट अटैक की वजह से भी, है ना, हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। पैनक्रियाटिस की वजह से भी, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन निकल रहा है उसमें भी अगर इन्फ्लामेशन हो गई, क्योंकि वो भी डाइजेशन करवा रहा है, लिपिड भी निकल रहा है, लिपिड का डाइजेशन भी हो रहा है, उसकी वजह से अगर उसमें ही स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है, तो कैसे होगा फैट का डाइजेशन, तब भी हमारा फैट का डिपोजिशन हो सकता है। अगर फैट बढ़ गया तो हाइपर लिपिडेमिया हो जाएगा। तो हमें इसके लक्षण को भी देखना है अच्छे से। 2 टर्म में अगर आप ये लिख के आ जाओगे तो आप स्मार्ट वर्क करोगे, है ना। एग्जाम में बोलते हैं ना कि ये बंदा तो भाई इसको तो सब आता है, ये हो जाएगा, तो आप इन दोनों टर्म को जरूर मेंशन करके आना। उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, देखो वही हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, वेट का मैनेजमेंट करो, वेट रिड्यूस करो, क्विट करो स्मोकिंग, स्ट्रेस को कम करो, हाइड्रेटेड रहो, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, अल्कोहल का इंटेक बिल्कुल रिड्यूस कर दो। अब इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखो क्या होता है, स्टैटिन्स आते हैं इसके अंदर सबसे पहले, जो क्या करते हैं, रोक देते हैं लिपिड को, है ना, लिपिड को खत्म कर देते हैं। कौन, एटोर्वास्टैटिन हो गया इसके अंदर। फाइब्रेट्स आते हैं जैसे कि फिनोफाइब्रेट हो गया, जेम फाइब्रोजिल हो गया, बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट्स आते हैं, कोलेस्टायरामीन। आप डायरेक्ट ड्रग के नाम भी लिख के आ जाओगे ना बिना इनकी क्लासेस के, तब भी आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, बट इनकी हेडिंग लिखाओगे तो आपको और अच्छे मिलेंगे, ठीक है। निकोटिनिक एसिड जो होगा वो लोअर करता है किसको, एलडीएल को एंड ट्राइग्लिसराइड को। ये तो हमें पता ही है कि हमारे जो लिपिड होते हैं उनके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कौन से, हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया। तो हमारी बॉडी के लिए कौन सा वाला लिपिड अच्छा होता है, कौन सा वाला लिपोप्रोटीन, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसके अलावा जितने भी हमारे लिपोप्रोटीन है, यानी LDL, वेरी LDL, VLDL, ये सब क्या है हमारे लिए घातक है ये, है ना, ठीक है। तो हमें इनसे बचना है। तो निकोटिनिक एसिड इनको भी लोअर कर देगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड के जो कैप्सूल आते हैं वो भी हमारे फैट को कम कर देते हैं, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं। देखो मैं दिखा देती हूँ, लास्ट है ये। इसी तरीके से ये 8 घंटे का जो आपका चैप्टर का ए पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक कंडीशन होती है जिसमें हार्ट जो होता है कंजेशन हो रही है, यानी कि बोलते हैं ना कि जब हम मान लो जैसे दिल्ली जैसा शहर है हमारा, है ना, स्टेट है, वहां पे देखते हो कि कितनी कंजेस्टेड है वो, है ना, भीड़ भाड़ इतनी है, ठीक है। तो एक कंजेशन हो गया है, कंजेस्टिव हो गया है, जिसकी वजह से अब खुद सोचो अगर हम उस गली में चले जाएं जहां पे इतनी भीड़ भाड़ है तो आपको क्या जाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हमारे हार्ट में भी कंजेशन हो गई है ना, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा। अब इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो जिसकी वजह से बिल्डिंग अप ऑफ लंग्स में हमारे फ्लूइड भर गया है, लेग्स में फ्लूइड भरा है, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी फ्लूइड भर जाता है। क्यों, क्योंकि जब ब्लड अच्छे से पंप ही नहीं कर पा रहा तो यही तो होगा, है ना, फ्लूइड ही भरता चला जाएगा बॉडी में, तो वो क्या होता है, हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। ये सारी टर्म को आप समझ गए। हाइपरटेंशन में हमारे सिस्टोलिक डायस्टोलिक बढ़ जाता है। एंजाइना में हमारा क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो हमारा नहीं पहुंच पाता, है ना, हार्ट की मसल तक, तो भी डिजीज होती है। हाइपरलिपिडेमिया में हमारे लिपिड फैट जो होता है वो हमारा ब्लड में बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हार्ट जो होता है वो हमारा पंप नहीं कर पाता, ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता, ब्लड को नहीं पंपिंग हो पाती, तो उसी को क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। मैंने 4 बार बताई, तो देखो अब आपको ये मुश्किल नहीं होगी याद करने में। मेरा काम है यार ये कि आपको अच्छे से यहीं पे ही याद करा देना, बस फिर तो एक बार नोट्स देखो और आपका काम हो जाएगा। एटियोपैथोजेनेसिस देखे, यानी कि उसका कॉज देखे और पूरी डेवलपमेंट थोड़ा यहाँ पे देखना बनता ही है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वही जो हमने देखी, नैरो हो जाती है आर्टरीज। हाइपरटेंशन देखो उसकी वजह से भी हो सकता है ना कि हार्ट जो है अच्छे से पंप ना कर पाए ब्लड को, हार्ट अटैक की वजह से, या एरिथमिया यानी कि
हमारी जो हार्ट बीट होती है या तो ज़्यादा फास्ट हो जाती है या ज़्यादा स्लो हो जाती है, या तो वो कंडीशन हो गई हो या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो गई हो, है ना, यानी कि जो बाय बर्थ, है ना, पहले से ही बच्चे को मिली हो डिजीज, तो वो हो, उसकी वजह से भी हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, यानी कि हार्ट जो होगा वो इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। पैथोजेनेसिस डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इस डिजीज का? सबसे पहले इनिशियल में कार्डियक डिस्फंक्शन हो गया होगा, यानी कोई भी ऊपर जो डिजीज पड़ी इनमें से कोई सी भी हो गई होंगी। फिर न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन हो गया होगा, यानी कि जो बॉडी एक्टिवेट कर देती है मैकेनिज्म को, जैसे कि रास सिस्टम को हमारे एक्टिवेट कर दिया, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो मेंटेन करेगा ब्लड फ्लो को। बट लेटर टू फ्लूइड रिटेंशन एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन, अब मानो कि हार्ट जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो उसने न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन को करा स्टार्ट, जिसमें हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर रहता है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उस सिस्टम का काम होता है ब्लड के फ्लो को मेंटेन करना, बट उसकी वजह से बाद में फ्लूइड रिटेंशन भी ज्यादा हो जाता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी वेसल्स जो है हमारी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ये हमने अच्छे तरीके से देखा, काफी इजी है। उसके बाद कार्डियक आउटपुट, यानी कि जो ब्लड हमारा 70 ml बोलते हैं ना, कि जो हमारा एक बार में निकल जाता है और हर सेल तक पहुंचता है, तो वो आउटपुट भी हमारा डिक्रीज हो गया है, ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो गया है और फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, लंग्स में फ्लूइड बढ़ गया है, हमारे लेग्स में बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो हमारी होती है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो, यानी साइन एंड सिम्टम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया बोलते हैं, सांस जो ले रहे हैं हम उसका कम हो जाना, फटीग एंड वीकनेस, थकान की वजह से भी, है ना, स्वेलिंग, सूजन बहुत है, सडन वेट गेन, अगर वेट गेन हो रहा है तुरंत, है ना, बहुत ज्यादा, तब भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट है उसकी वजह से भी। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, डाइटरी मॉडिफिकेशन होना चाहिए, सोडियम का जो डाइट है वो लो होना चाहिए, क्योंकि सोडियम बीपी को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, कैसे, क्यों, डीपोलराइजेशन करता है वो, है ना, जैसे ही वो एंटर करता है सेल मेम्ब्रेन में, तो उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है, जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारा बीपी, ब्लड पे प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा, तो इसलिए सोडियम का इंटेक जो है लो होना चाहिए। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, है ना, फ्लूइड भी जो है ज्यादा नहीं लेना चाहिए हमें कि डिसीज ही हो जाए, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाओ, ईट फ्रूट, वेजिटेबल, फिश एंड नट्स, है ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करना, बट हैवी वेट्स नहीं उठाने होते हैं। उसके बाद देखो क्या है, वेट मैनेजमेंट करना, स्मोकिंग सिजेशन, जो आप कॉज में पड़ रहे हो उसी को कम कर दो, स्मोकिंग को रोक देना, अल्कोहल इंटेक को रिड्यूस कर देना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, रोकना, पेशेंट को एजुकेट करना, रेगुलर फॉलोअप करना, चेकअप के लिए जाते रहना, कहीं कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज तो नहीं हो गई है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में वही एस इनहिबिटर आते हैं, सेम जैसे जो हमने एंटी हाइपरटेंसिव में पढ़ा था, यानी हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए जो दे रहे थे, सेम वही देखने हैं। एस इनहिबिटर, लिजिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो लोसार्टन है, बीटा ब्लॉकर, मेटोप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल, एडिनोलॉल, डायूरेटिक्स में फ्लोसेमाइड और क्लोरथैलिडोन पढ़ा था। आइनोट्रॉप्स दिए जाते हैं, डिजॉक्सिन, ये इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे हमारा एंजाइना में नाइट्रेट्स दे रहे हैं हम अलग से, ऐसे ही आइनोट्रोप्स, यानी जो आइनोट्रोपिक को क्या करेंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करेंगे, है ना, वो हमारे आइनोट्रॉप्स होंगे, डिजॉक्सिन। वेजोडाइलेटर्स, हाइड्रेलाजीन हो गया, जो वेसल्स को खोलेगा, डायलेट करेगा, क्योंकि कंस्ट्रिक्ट हो गई है यहाँ पे, तो उनको ठीक करेगा। तो देखो यार, इसी तरीके से हमने अपना एक बोलते हैं ना कि आधे घंटे की वीडियो में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा 8 घंटे का जो है कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और इसके पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।